नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और मैं साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तिलक नगर डिस्पेंसरी में पोस्टेड हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि सर हमने सीटी स्कैन चेस्ट का करवा लिया है लेकिन सीटी स्कैन हमारा पॉजिटिव है, उसमें निमोनिया के सिम्टम्स हैं और हमारा आरटीपीसीआर यानी कोविड का टेस्ट नेगेटिव है। अब हम क्या करें? हमें स्टेरॉयड्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? डॉक्टर्स आजकल एक स्टेरॉयड बहुत कॉमनली लिख रहे हैं जिसका नाम है मेड्रॉल, जिसमें सॉल्ट होता है मिथाइल पेडनिसोलोन। क्या हमें वो शुरू कर देनी चाहिए? क्या हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन लेना चाहिए या क्या हमें इंजेक्शन टोकेलिजुमेब या एक्टेमरा जिसे हम कहते हैं वो हमें शुरू कर देना चाहिए? तो इन सब बातों के इन सब सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट रखूंगा और मैं टू द पॉइंट बातें करूंगा। मैंने इन सब चीज़ों का एक नोट बनाया हुआ है जो जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं, इसलिए मैं वो देख के आप सबके आज क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयत्न करूँगा। सबसे पहला सवाल मेरे पास ये था कि जी आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है तो क्या मुझे कोरोना नहीं है? तो आप एक बात जान लें कि अगर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है और आपको कोरोना जैसे लक्षण हैं, जो जिन लक्षणों का मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, अगर आपको वो लक्षण है और फिर भी आपका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है तो ये रूल आउट नहीं करता कि आपको कोविड नहीं है, आपको कोविड हो सकता है। लॉस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति या फिर लॉस ऑफ टेस्ट इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव आरटीपीसीआर। आप ये बात मान के चलिए, ये बहुत ही बेस्ट प्रोग्नोस्टिक साइन है डायग्नोसिस के लिए। दूसरा कि टेस्ट नेगेटिव क्यों आया? टेस्ट नेगेटिव आने के दो रीज़न हो सकते हैं। आजकल सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा और बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है तो शायद सैंपल अच्छे से ना लिया गया हो, तो इन एडिक्वेट सैम्पलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर नेगेटिव आरटीपीसीआर। इसके अलावा ये रीज़न भी हो सकता है कि शायद इन्फेक्शन आपके ब्लड स्ट्रीम में अभी तक नहीं आया है जो कि आरटीपीसीआर टेस्ट उसको डिटेक्ट कर सके। सो नेगेटिव आरटीपीसीआर डज नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। दूसरा कि ये वायरस कब तक शरीर में रहता है और ये कब तक मल्टीप्लाई करता है या रेप्लिकेट करता है, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि इसका कोई पुख्ता डेटा या एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा ये माना जाता है। जो हमारे पास सैंपल साइज़ है, जो ट्रायल्स हैं, जो उसमें हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उनके डेटा में ये पता लगा है कि जो वायरस का रेप्लिकेशन है, जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन है, वो 9 दिन तक होता है, शुरू के 9 दिन तक। शुरू के 9 दिन में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पीक पे या सीवियरिटी में पहुंच जाता है। अमूमन 9 दिन के बाद पेशेंट को इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी है वो कम होती रहती है। तो ये चीज़ें हैं डायग्नोसिस को लेके, ब्लड टेस्ट को लेके। इसके अलावा सिटी स्कैन चेस्ट का करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? तो जब भी आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं या आपका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है तो आपको सिटी स्कैन के लिए नहीं दौड़ना है। सिटी स्कैन बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता माइल्ड सिम्टम्स में या एसिम्टोमेटिक केसेस में। लोग ये सोच के सिटी स्कैन करवाते हैं कि शायद निमोनिया नहीं है तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि वायरस 9 दिन तक बॉडी में रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका शायद दूसरे दिन सिटी स्कैन नॉर्मल हो, लेकिन अगर आप 8वें दिन कराएं या 9वें दिन कराएं तो सिटी स्कैन में दिक्कत आए। तो इसलिए सिटी स्कैन की जल्दबाजी में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और आपने रिसेंटली डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, उनका आपने वक्तव्य सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि एक सिटी स्कैन हमें 300 से 400 एक्सरेज जितनी रेडिएशन के सामने एक्सपोज करता है। मतलब आप 300-400 एक्सरे जब करवा लें, जितनी रेडिएशन आपकी बॉडी को मिले वो हमें एक सिटी स्कैन से मिलती हैं। तो सिटी स्कैन ऑल टुगेदर इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल इन माइल्ड केसेस और एसिम्टोमेटिक केसेस। तो सिटी स्कैन आपने नहीं करवाना है। और इस लोगों की इस गलत फहमी का जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वो हमेशा पेशेंट से ये पूछते हैं कि आपने सिटी स्कैन चेस्ट का करवाना है, कोविड वाला करवाना है। पेशेंट हाँ कर देते हैं और वो फिर ओवर चार्जिंग करते हैं। 12-12 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये एक सिटी स्कैन के लेते हैं, जो कि जिसकी कॉस्ट 3,000 से ज़्यादा, 4,000 से ज़्यादा नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा मेरे पास प्रश्न आया था कि निमोनिया के क्या फीचर्स हैं, निमोनिया हम कैसे समझें कि हमारी बॉडी में निमोनिया के लक्षण आने शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको इसके 4 लक्षण बताऊंगा। जो सबसे पहला लक्षण है वो है तेज़ बुखार। आपको 100-101 से ज़्यादा बुखार होता है निमोनिया के अंदर। दूसरा है, अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट कराया है, जिसमें आजकल सबसे कॉमन है सीबीसी और सीआरपी। सीबीसी के अंदर एक वैल्यू होती है जिसे हम टीएलसी कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अमूमन वायरल निमोनिया या एटिपिकल निमोनिया में आपका जो टीएलसी है वो कम होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है उसके अंदर टीएलसी की वैल्यू ज़्यादा होती है।
तो ये एक सबसे बड़ा डायग्नोसिस का इंडिकेटर है कि मोस्टली वायरल केसेस के अंदर एटिपिकल या वायरल निमोनिया में टीएलसी का लेवल कम होता है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कम है और आपको कोई सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, माइंड माई मेडिकल टर्म्स, सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब ये है कि वायरल इन्फेक्शन होने के बाद आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और आप दूसरे इन्फेक्शन के प्रति ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, तो आपको दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, तो उस केस में टीएलसी बढ़ जाता है। आमतौर पे टीएलसी कम देखा गया है कोविड निमोनिया के केसेस में। तीसरा जो आपका टेस्ट होता है सीआरपी, जिसे सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, और ये दो तरीके से मापा जाता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। आमतौर पे हम क्वांटिटेटिव करवाते हैं और सीआरपी की वैल्यू ज़्यादा होती है निमोनिया वाले केस में, और क्वालिटेटिव में सीआरपी पॉजिटिव होता है। हालांकि ये कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं है, लेकिन इन्फ्लेमेशन को, सूजन को ये बॉडी में बताता है, और जिस आदमी को निमोनिया है उसमें सीआरपी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तीसरा, आपको परसिस्टेंट कफ रहती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, खांसी करते हुए आपको चेस्ट में पेन भी होता है और आपको चेस्ट में खिंचाव महसूस होता है। और चौथा जो डायग्नोस्टिक इंडिकेटर है वो है फॉल इन एसपीओ2 का गिरना। अगर आप 5 मिनट या 4 मिनट की वॉक लेंगे और आप अपनी एसपीओ2 को चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 5 से 7 वैल्यू तक वो गिर गई है। सपोज अगर आपकी 95 रेस्टिंग पिस एसपीओ2 है, चलने के बाद आप जब चेक करेंगे तो एसपीओ2 90 तक फॉल कर सकती है। तो ये मोस्ट कॉमन 4 इंडिकेशंस हैं आपकी निमोनिया की, राइट। उसके बाद हमने मेरे पास जो सवाल आया वो ये था कि हम घर पे क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं, माइल्ड केसेस को कैसे मैनेज करें और कौन सी हमने दवाइयाँ खानी है। तो माइल्ड केसेस का मैंने मैनेजमेंट आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशंस हम रूटीन में लिखते हैं वो इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले लिखते हैं सीबीसी, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। तो आपने सीबीसी करवाना है, वो ज़रूरी है। सीबीसी के अंदर आपका न्यूट्रोफिल नाम की एक चीज़ होती है, डीएलसी के अंदर न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स, तो N/L रेशो हम उसमें चेक करते हैं, न्यूट्रोफिल बाय लिम्फोसाइट रेशो। दूसरा टेस्ट जो आमतौर पे कराया जाता है वो है सीआरपी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। तीसरा टेस्ट आजकल बड़ा कॉमनली जो कोविड में कराया जाता है उसका नाम है डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर टेस्ट आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में खून कितना पतला है या कितना गाढ़ा है, उसको डी डाइमर बताता है। अगर डी डाइमर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आपका खून गाढ़ा है, और गाढ़े खून की मैनेजमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और चौथा है आपका ब्लड शुगर लेवल्स। अगर कोई डायबिटिक है उसके अंदर तो ये मस्ट है, लेकिन अगर कोई सिम्टोमेटिक केस है, कोई मॉडरेट केस है, वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो उनको शुगर लेवल अपना चेक करवाना है। तो रूटीन में ये 4 इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी हैं, सीबीसी विद ईएसआर, सीबीसी के साथ सीआरपी, तीसरा आपका डी डाइमर टेस्ट, चौथा आपका ब्लड शुगर टेस्ट। फास्टिंग भी हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है। अच्छा, ये माइल्ड केसेस में है। जब सीवियर केसेस हैं, मॉडरेट केसेस हैं जिनका सैचुरेशन 94 से बिलो फॉल कर रहा है, वो मॉडरेट कैटेगरी में आ जाते हैं। 88 से नीचे, 88 से नीचे जो सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं रूम एयर पे, वो सीवियर केसेस में आ जाते हैं। उस केस में हमने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो है सबसे पहला फेरेटिन लेवल्स। हालांकि ये भी अब डिबेटेबल है कि फेरेटिन लेवल्स कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। एम्स और दूसरे ऐसे बड़े संस्थान हैं जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट गाइडलाइंस हैं उसमें फेरेटिन लेवल्स का टेस्ट किया जाता है। फेरेटिन, सीरम फेरेटिन लेवल्स, इसका आप ये ध्यान रखिए कि आपके शरीर के आयरन से, हीमोग्लोबिन से कोई लेना देना नहीं है। सीरम फेरेटिन लेवल्स इन्फेक्शन के तौर पे, इन्फेक्शन कितना है बॉडी में उसके संदर्भ में ये कराया जाता है। दूसरा है आपका एलडीएच का मतलब कोलेस्ट्रॉल नहीं है। एलडीएच इज़ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो नए सेल्स बनते हैं, उसके बाद पुराने सेल्स मर जाते हैं, जिसे हम सेल डेथ कहते हैं। तो सेल डेथ का जो इंडिकेटर होता है वो एलडीएच होता है। जितना ज़्यादा एलडीएच होगा उतना ज़्यादा सेल डेथ होगी, मतलब इन्फ्लेमेशन है, मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा है। तीसरा आमतौर पे एलएफटी कराया जाता है, जो कि फीवर पैनल में इंक्लूड होता है। एलएफटीज़ में जो आपके एसजीओटी, एसजीपीटीज़ होते हैं वो एलिवेटेड होते हैं। माइंड माई मेडिकल टर्म्स अगेन, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको अननेसेसरी टेस्ट नहीं करवाने हैं। जो टेस्ट के मैं नाम बता रहा हूं वो टेस्ट सफिशिएंट है। और चौथा टेस्ट, अगर कोई किडनी का पेशेंट है या कोई बीपी का मरीज़ है तो उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिसे हम KFTs कहते हैं। सोडियम पोटेशियम का लेवल चेक किया जाता है। इसके अलावा जो टेस्ट है वो है IL-6 लेवल्स, इंटरल्यूकिन 6 लेवल्स। IL-6 लेवल्स आमतौर पे जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस होते हैं उनमें कराया जाता है, और ये भी इन्फ्लेमेशन का, सूजन का इंडिकेटर होता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच ये है कि IL-6 लेवल्स को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, जो मैं आपको आगे के स्टेप में बताऊंगा।
और लास्टली आपका सीटी स्कैन चेस्ट कराया जाता है। आमतौर पे HRCT चेस्ट होता है। HRCT का मतलब है हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। ये लास्ट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जब आपके ब्लड टेस्ट में ज़्यादा एनोमलीज आई हैं और आप ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये देखने के लिए कि आपके कितने फेफड़े और किस हद तक इन्वॉल्व हैं, सीटी स्कैन करवाया जाता है। सीटी स्कैन का ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सीटी स्कैन डिजीज़ की सीवियरिटी को, या कितनी भयंकर ये डिजीज़ आपके अंदर हो गई है, या कितनी कम निमोनिया है या ज़्यादा निमोनिया है, उसको डिफरेंशिएट करता है। दैट इज़ ऑल। सीटी स्कैन कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सीटी स्कैन कराने से ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग ट्रीटमेंट मिल जाएगी या आपको कोई अलग इलाज शुरू हो जाएगा, या आप अपनी मन को सेटिस्फाई कर लेंगे कि नहीं जी मेरे को सीटी स्कैन के बाद निमोनिया नहीं आया तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। सीटी स्कैन मैंने आपको बताया कि 9वें दिन तक वायरस रेप्लिकेट करता है, 9 दिन तक। तो सीटी स्कैन में 8वें दिन और 9वें दिन भी दिक्कत आ सकती है। तो सीटी स्कैन हमेशा बाद में कराना चाहिए। सीटी स्कैन इज़ नॉट द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन विच इज़ टू बी कंडक्टेड। अब हम आते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस का क्या मतलब है। ये जो मैंने आपको इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन बताई, हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है सीआरपी। सीआरपी लेवल अगर बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये इंडिकेटर है स्टेरॉयड शुरू करने का। तो अगर वायरस की रेप्लिकेटिंग फेज़ पूरी हो गई है, माने 7 दिन 8 दिन 9 दिन पूरे हो गए हैं, इन्फेक्शन की सीवियरिटी बढ़ रही है, पेशेंट की ऑक्सीजन कम हो रही है और सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये स्टेरॉयड शुरू करने का बहुत ही सही टाइम है। तो सीआरपी लेवल्स को हम स्टेरॉयड की ट्रीटमेंट से लिंक करते हैं। दूसरा है कि लिम्फोसाइट्स। मैंने आपको बताया लिम्फोसाइट्स, जब आप डीएलसी सीबीसी के टेस्ट में एक चीज़ होती है डीएलसी, जिसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, इयोसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। तो अगर लिम्फोसाइट्स की वैल्यू उसमें नॉर्मल 20 होती है, अगर वैल्यू बहुत कम है जिसे हम लिम्फोपीनिया कहते हैं, तो इसका मतलब आपको ज़्यादा बीमारी है। ऐसा कहा गया है प्रोग्नोसिस के लिए, मतलब सीवियरिटी को बताता है। लिम्फोपीनिया हमेशा वायरल डिजीज़ के अंदर कॉमनली देखा जाता है। उसके बाद है आपका डी डाइमर लेवल। जितना ज़्यादा आपका डी डाइमर लेवल होगा, इसका मतलब क्लॉटिंग की आपको प्रॉब्लम है। और फिर आपका हेपेरिन जो कि एंटी कोआगुलेंट है वो शुरू होगा, वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। आमतौर पे आजकल लॉ मॉलिकुलर वेट हेपेरिन यूज़ होता है, LMWH। और कई लोग जो पहले से ही इकोस्प्रिन खा रहे हैं या एटोरवास्टेटिन खा रहे हैं, दीज आर वैसे हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, बट अगर कोई आदमी इकोस्प्रिन खा रहा है और जिसको कार्डियक डिजीज़ है, तो उस केस में डी डाइमर इज़ अ मस्ट टेस्ट। उसके बाद LDH मैंने आपको बताया, वो भी सेल डेथ को बताता है, तो सीवियर केसेस में, मॉडरेट टू सीवियर केसेस में करवाते हैं। नाउ IL-6 क्या है। IL-6 मैंने आपको बताया है कि ये इंटरल्यूकिन 6 है। ये अर्थराइटिस के केस में होता है। आमतौर पे सूजन को, इन्फ्लेमेशन को मापने के लिए कोविड केसेस में करवाया जाता है। डिजीज़ की सीवियरिटी से इसका कोई खासा लिंक नहीं है। और IL-6 सैंपल का टाइमली कलेक्शन होना चाहिए, और जिस लैब में, स्पेसिफिक लैब में ये टेस्ट होता है, उसमें टाइमली उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। अगर वो सैंपल कॉन्टेमिनेट हो गया या उस सैंपल को वहाँ तक पहुँचने में लेट हो गया, तो IL-6 लेवल्स आपके बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं, जिससे आपको ये लगेगा कि मुझे बहुत बीमारी है, लेकिन वो सैंपल की रिपोर्ट गलत होगी। तो IL-6 हमेशा ट्रस्टेड लैब्स पे से कराएं। आजकल बहुत सारी लैब्स जिनके पास इक्विपमेंट नहीं है, IL-6 के नाम पे लूट रही हैं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये लेते हैं और वो आपकी रिपोर्ट आपके प्रीवियस रिपोर्ट के बेसिस पे बना के दे देते हैं। तो आपको IL-6 लेवल्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना है जब तक आपके डॉक्टर आपको ना लिखें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माने प्लेटलेट बहुत कम हो गई हैं। तो प्लेटलेट हमेशा वायरल डिजीज़ में कम होती हैं। 20% केसेस में ऐसा देखा गया है कि कोविड के केस में आपकी प्लेटलेट कम होती हैं। तो आपको घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि डेंगू हुआ हो, वैसे भी डेंगू का सीज़न नहीं है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स लो प्लेटलेट काउंट इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फैक्टर इन COVID-19। अच्छा, अब आपको ट्रीटमेंट के बारे में मैं मोटा मोटा बता दूं। इसमें ट्रीटमेंट आपकी स्टेरॉइड्स दी जाती हैं। मैंने आपको बताया अगर सीआरपी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है और 6 या 7 दिन आपके बीमारी के निकल गए हैं, यानी वायरस का रेप्लिकेशन ख़त्म हो गया है, तो आप स्टेरॉइड चालू कर दीजिए। दूसरा, एंटीवायरल्स इसमें शुरू के 7 दिन काम करती हैं। फैबीफ्लू आजकल बड़ी प्रेवलेंट है, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में दी जाती है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपका डिजीज़ की इनिशियल फेज़ में दी जाती है, बट दैट इज़ नॉट a part of permanent treatment. That is not a treatment, that is only a sort of management protocol.
मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है ताकि वायरस का रेप्लिकेशन रुक जाए, उसका बीमारी को ठीक करने से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, एनॉक्सापेरिन या क्लेक्सिन के नाम से इंजेक्शन आता है। अगर आपकी डी डाइमर लेवल बहुत ज़्यादा है तो वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे खून पतला करने के लिए, वो आपको लेने हैं। क्रिटिकल साइंस क्या है, मैं मुझसे पूछा किसी ने कि क्रिटिकल हम कब माने। अगर 103 बुखार है पीसीएम लेने के बाद भी, दिन में 5 बार भी आप पीसीएम ले रहे हैं तब भी 103 बुखार है, तो दैट इज़ अ क्रिटिकल साइन। परसिस्टेंट ब्रेसिक कफ हो रही है आपको, उस कफ की वजह से आपका सैचुरेशन नीचे गिर रहा है, वो एक क्रिटिकल साइन है। और आपको सडनली सांस चढ़ जाना और आपका सैचुरेशन 80s तक ड्रॉप कर जाना, वो क्रिटिकल साइन है। और सीआरपी लेवल एकदम से बढ़ जाना कि सर मैंने तो कल करवाया था, सीआरपी लेवल आमतौर पे 6 तक नॉर्मल होता है, कि सर मेरा तो 20 था, आज मैंने कराया तो 150 आया है, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ क्रिटिकल फेज। और सीटी स्कोर, मैंने आपको बताया सीटी स्कोर, सीटी स्कैन हमेशा मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में कराया जाता है। तो 10वें दिन भी अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, बुखार नहीं आपका जा रहा है, तो ये हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आपको निमोनिया है और सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन में अगर आपका स्कोर 13 या 14 से ऊपर है 25 में से, तो वो आपका सीवियर इलनेस में काउंट होगा। अब लास्ट बात क्या है कि जनरल होम ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी। सबसे पहले आपको रेस्ट करना है, लाइट वॉकिंग और बैठना अलाउड है। दूसरा, आपको SpO2 मॉनिटरिंग करनी है, सैचुरेशन की मॉनिटरिंग करनी है। तीसरा, आपको बहुत सारा पानी पीना है। हार्ट के पेशेंट्स पानी को ध्यान से पिएं, किडनी के पेशेंट्स को पानी लिमिटेड पीना होता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं तो आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, पेशाब लगे आपको। और पैरासीटामोल के साथ अगर बुखार नहीं उतरता है तो आप उसमें निमोसोलाइड, निसिप प्लस के नाम से टैबलेट आती है, वो ऐड कर लें, या फिर मेफ्टाल पी के नाम से एक टैबलेट आती है जिसमें मेफेनमिक एसिड होता है, वो भी आप ले सकते हैं, वो बुखार को उतारने में हेल्प करेगी। चौथा, आपको अच्छी डाइट खानी है। अच्छी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको पिज्ज़ा, बर्गर और पराठे और ये सब चीज़ें खानी है, आपको लाइट डाइट खानी है जिसमें खिचड़ी, दलिया, पोहा, ये सब चीज़ें आती हैं। विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने हैं आपने, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ध्यान रखें। और जिंक की आपने टैबलेट्स लेनी है, विटामिन डी आपने लेना है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एंटीवायरल्स, दे आर डाउटफुल, दे मे और मे नॉट वर्क। फेबिफ्लू मे और मे नॉट वर्क डिपेंडिंग कि आप किस टाइम पे उसको दे रहे हैं। आइवरमेक्टिन भी ऐसा कहा गया है कि वायरल लोड को कम करती है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है ट्रीटमेंट में, वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल्स में हमने उसको ऐड किया हुआ है। फेबिफ्लू से कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, मैं फिर से ऐड कर दूं आपको कि वो कोई कंफर्म ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ माइल्ड केसेस में इनिशियल टाइम पे दिया जाता है। तो पैनिक बाइंग मत कीजिए फेबिफ्लू का। और मेड्रॉल, मेथाइल प्रेडनिसोलोन का पैनिक बाइंग मत कीजिए। मेड्रॉल इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अगर आपको मार्केट में मेड्रॉल 16 या 8 mg या 32 mg का फॉर्मुलेशन नहीं मिल रहा है, तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन के जो दूसरे कंपनी की दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं, वो भी आप ले सकते हैं। आप एक ब्रांड के पीछे मत भागें, आपको सॉल्ट देखना है, आपको ब्रांड नहीं देखना है। एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि दी जाती हैं, वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करती हैं, कोविड को दूर करने में उसका कोई रोल नहीं है। सेट्रिजिन आप ले सकते हैं अगर आपका गला खराब है। आप काढ़ा ले सकते हैं अपने गले को सूद करने के लिए, अदरवाइज काढ़ा कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। और आप आइसोलेशन में रहें, अपने आप को बचाएं और फैमिली को बचाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेरॉइड्स कब लेनी है, कैसे लेनी है, साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है, और भी अदर गाइडलाइंस वो नेक्स्ट वीडियो में रहेंगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कृपया इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।